हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज हम मर्डर टेक वन इस मूवी के बारे में बात करेंगे। ये मूवी साल 2005 में साउथ कोरिया में रिलीज हुई थी। ये एक मर्डर मिस्ट्री हॉरर जॉनरा की मूवी है। तो चलिए अब समझते हैं इस मूवी की कहानी क्या है। मूवी की शुरुआत होटल के एक रूम को दिखाते हुए होती है। उस रूम में एक लेडी की लाश बेड पर पड़ी होती है। बेड पर बहुत सारा खून फैला होता है, जिससे हमें पता चलता है कि उस लेडी को बहुत बुरी तरह से चाकू से स्टैब करके मारा गया है। अब मर्डर के ठीक 20 मिनट बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम उस होटल में आती है और उस रूम की जांच पड़ताल करती है। होटल के बाहर हम बहुत सारा मीडिया और न्यूज़ रिपोर्टर्स को देख पाते हैं। तभी पुलिस वाले एक आदमी को अपनी कस्टडी में ले लेते हैं। हमें बताया जाता है कि ये आदमी क्राइम सीन के पास मिला था और पुलिस वालों को ऐसा शक है कि इसी ने उस लेडी का मर्डर किया है। इसका नाम हैरी है और ये 33 साल का है। इसने उस लेडी को 9 बार चाकू से स्टैब करके मारा है। आगे हमें एक लॉबी दिखाई जाती है। यहाँ हम एलिस और चीफ यून को देख पाते हैं। ये दोनों इस मर्डर को इन्वेस्टिगेट करने वाली टीम के मेंबर्स होती हैं। इधर चीफ यून एलिस को कहते हैं कि न्यूज़ रिपोर्टर्स ने बहुत अच्छा सेटअप लगाया है। एक्चुअली ये मर्डर एक ऐसी लेडी का हुआ था जो एडवर्टाइजमेंट फर्म की बहुत ही ऊंची पोस्ट में थी और इसे बहुत ही ब्रूटली स्टैब करके मारा गया था। इसलिए इस मर्डर को कुछ ही देर में मीडिया वालों ने बहुत ही ज्यादा हाईलाइट कर दिया, जिस कारण इन्वेस्टिगेशन टीम के ऊपर इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करने का दबाव है। और जब तक ये मर्डर सॉल्व नहीं होगा तब तक मीडिया वाले इसकी लाइव रिपोर्टिंग टीवी पर दिखाएंगे। इस लॉबी में इन्वेस्टिगेशन टीम और न्यूज़ रिपोर्टर्स वाले एक दूसरे के साथ तब तक कोऑपरेट करेंगे जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता। न्यूज़ रिपोर्टर ने जगह जगह पर कैमरास लगा रखे होते हैं ताकि सारी चीजें रिकॉर्ड हों। मूवी के अगले सीन में हम किम को देख पाते हैं। किम एक बहुत ही होनहार इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर है। यहाँ किम इन्वेस्टिगेशन रूम में होता है। इस रूम में भी कैमरास लगे होते हैं। किम के सामने हैरी होता है क्योंकि वो इस केस का सस्पेक्ट है। किम अपनी जांच पड़ताल शुरू करता है। किम केस की फाइल देखकर बोलता है कि मर्डर 20 मई को 10 बजे हुआ था, जिसके कुछ देर बाद तुम पकड़े गए। वो उससे पूछता है कि तुम मर्डर करने के बाद शॉक हो गए थे या फिर तुम्हें तेज भागना नहीं आता जो इतनी जल्द पकड़े गए। तो हैरी उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता, जिसके बाद किम उससे उसका नाम पूछता है, पर हैरी फिर भी कोई जवाब नहीं देता। किम अपनी बात फिर से दोहराता है, पर कोई जवाब न मिलने पर किम उससे बोलता है, देखो ये बस एक फॉर्मेलिटी है जिसे हमें पूरा करना होगा। तो अब हैरी अपना नाम हैरी बताता है। हैरी किम से पूछता है कि कैसा लगता है किसी को मारना। किम उससे बोलता है कि मैं जितना पूछूं उतना ही जवाब दो। आगे किम उससे पूछता है कि तुम गैसोलीन लेकर क्राइम सीन में क्या करने गए थे। तो हैरी बोलता है, मैं वहां आग लगाने गया था। किम बोलता है, क्या तुम पागल हो जो उस होटल के रूम में आग लगा दोगे और हम बॉडी के जलने के बाद उसकी पहचान नहीं कर पाएंगे। किम आगे बोलता है, वो एक बहुत ही लग्जूरियस होटल है और जिसका मर्डर हुआ था उस लड़की के नाम पे वो रूम बुक्ड था। तो तुमने ये कैसे सोच लिया कि हम बॉडी की पहचान नहीं कर पाएंगे। हैरी बोलता है कि मैं उस लेडी को मारना चाहता था पर मैं उसे नहीं मार पाया क्योंकि वो पहले से ही मरी हुई थी। तो किम गुस्से में बोलता है, नहीं तुमने ही उसे मारा है पर तुम बॉडी को जला नहीं पाए और उससे पहले ही पकड़े गए। तो हैरी बोलता है, अगर मुझे उस लेडी को चाकू से ही मारना होता तो मैं गैसोलीन लेकर वहां आग लगाने क्यों जाता। मैं तो उसे चुपके से मार कर भाग भी सकता था और किसी को पता भी नहीं चलता। किम कहता है कि मुझे गुमराह करने की कोशिश मत करो, तुम्हारा लैपटॉप क्राइम सीन से बरामद हुआ है। हैरी कहता है कि तुम ही मुझे बताओ, अगर मैं गैसोलीन लेकर उतर गया था तो मैंने आग क्यों नहीं लगाई। किम कहता है, क्योंकि तुम लाइटर ले जाना भूल गए थे। हैरी चिल्लाते हुए उससे कहता है, मेरा विश्वास करो, मैंने उसे नहीं मारा है। मैं गैसोलीन लेकर वहां जरूर गया था पर जब मैंने रूम में देखा तो वो लेडी पहले से ही मरी हुई थी। उसकी बॉडी बेड पर खून से लथपथ थी, जिस कारण मैं घबरा गया और वहां से डरकर भागने की कोशिश की, पर पुलिस वालों ने मुझे पहले ही पकड़ लिया। हम देख पाते हैं कि किम और हैरी के बीच की ये सारी बातें मीडिया वाले रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। यहाँ लॉबी में न्यूज़ रिपोर्टर वालों ने एक बैठक बुला रखी होती है और ये सब टीवी में लाइव टेलीकास्ट हो रहा होता है। यहाँ पर रिपोर्टर्स एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर का इंटरव्यू ले रहे होते हैं। रिपोर्टर उससे पूछता है कि इस मर्डर को लेकर आपके क्या विचार हैं। वो क्रिमिनल बताता है कि चाहे हम चाकू से एक बंदे को एक बार वार करके मारे या फिर बार बार, सामने वाले को मरना ही होता है, बट ऐसे किसी को मारना हमारी मेंटलिटी को दर्शाता है। तो वहाँ खड़ा रिपोर्टर कहता है कि शायद उसकी कोई आपसी दुश्मनी के कारण हैरी ने विक्टिम को 9 बार चाकू से वार करके मारा होगा। तो वो क्रिमिनल कहता है, नहीं, जब हम किसी
को मार रहे होते हैं तब हम बुद्धिहीन हो जाते हैं और हमें कुछ समझ नहीं आता। वो आगे बोलता है कि आज तक मैंने जब भी किसी को मारा है तब मेरे दिमाग में यही चलता रहता था कि सामने वाला सरवाइव करके बच जाएगा, बट आखिर में वो मर जाता था। जिसके बाद ये सीन इधर ही कट हो जाता है। अब हमें गैस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम जेम्स को देख पाते हैं। जेम्स ही वो बंदा है जिसने हैरी को गैसोलीन बेचा था। यहाँ पर दो इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर हैरी की फोटो दिखाकर उससे पूछते हैं कि क्या तुम इसे जानते हो। तो जेम्स कहता है कि हाँ, ये बंदा मेरे से ही गैसोलीन का टैंक लेकर गया था। आगे जेम्स बताता है कि जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हें कितना गैसोलीन चाहिए तो हैरी ने मुझसे 20 लीटर गैसोलीन मांगा। बट सोचने वाली बात यह है कि एक गाड़ी के गैस को फुल करने के लिए हमें 5 लीटर गैसोलीन ही लगता है, और जब मैंने उसकी कार को चेक किया तो उसमें मैंने पहले से ही बहुत सारा गैसोलीन भरा हुआ पाया, जिसे देखकर मुझे कुछ गड़बड़ लगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर आता है इंस्पेक्टर पीटर की तरफ। यहाँ इंस्पेक्टर पीटर होटल के मैनेजर और एक वेटर से जिस लेडी का मर्डर हुआ था उसके बारे में पूछता है। असल में इस वेटर ने विक्टिम को मरने से पहले पानी सर्व किया था और उसके कमरे के अंदर भी गया था। इंस्पेक्टर पीटर पूछता है कि जब तुम उस लेडी के कमरे में पानी देने गए थे तब तुमने कुछ अजीब सा नोटिस किया था। तो वो वेटर कहता है हाँ। वेटर बताता है कि वो लेडी हमारे होटल में अक्सर आया करती थी और वही सेम रूम बुक करती थी जहाँ उसका मर्डर हुआ था। मैं जब भी उसे पानी या फिर कुछ सर्व करने जाता था तो वो मुझे हमेशा $5 की टिप दिया करती थी, बट उस दिन उन्होंने मुझे कोई पैसे नहीं दिए, जिसके बाद मैं वहाँ से आ गया। इतना कहकर वो वेटर चुप हो जाता है। इंस्पेक्टर पीटर पूछता है कि आगे क्या हुआ। तो वो वेटर बोलता है कि आपको ये अजीब नहीं लगता कि उस दिन उस लेडी ने मुझे कोई टिप नहीं दी। तो वहाँ बैठा होटल का मैनेजर उस वेटर को डांटते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है टिप लेने से, ये एक बुरी आदत है। आगे इंस्पेक्टर पीटर बोलते हैं कि इसका मतलब जब भी तुम उस लेडी को रूम सर्विस देते थे वो तुम्हें टिप दिया करती थी, बट उस दिन उस लेडी ने तुम्हें कोई टिप नहीं दी, जिस कारण गुस्से में आकर तुमने उस लेडी का मर्डर कर दिया। तो इसे सुन वो वेटर थोड़ा भड़क जाता है। जिसके बाद हम लिफ्ट में दो जैपनीज कपल को देख पाते हैं और उनके साथ एक इंटरप्रेटर भी होता है। इंटरप्रेटर उसे बोला जाता है जो कई लैंग्वेजेस को जानता है और उन्हें ट्रांसलेट करने में लोगों की मदद करता है। इन दोनों जैपनीज कपल को इसलिए बुलाया गया था क्योंकि ये दोनों भी उसी होटल में ठहरे थे जहाँ पर उस लेडी का मर्डर हुआ था, और इन दोनों ने उस लेडी को लिफ्ट से ज़्यादा देखा था और उससे बात भी की थी। और जैसा कि हम जानते हैं ये एक साउथ कोरियन मूवी है, तो इन दोनों जैपनीज कपल को वो इंटरप्रेटर लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके उन्हें समझाने में मदद करेगा। यहाँ एलिस और चीफ यून इन कपल से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। वो दोनों इंटरप्रेटर को बोलते हैं कि इन कपल से ये पूछो कि जब वो लोग लिफ्ट में उस लेडी के साथ थे तो उन्होंने कुछ अजीब सा उस लेडी के बिहेवियर में नोटिस किया था। तो वो दोनों कपल्स बताते हैं कि जब हम दोनों उस लेडी के साथ लिफ्ट में थे तब हमने एक बहुत ही अजीब सी चीज़ नोटिस की, और वो ये थी कि उस लेडी ने 4th फ्लोर का बटन प्रेस किया था। हमें लगा कि वो कोई VIP फ्लोर है, तो हमने उस लेडी से इस बारे में पूछना चाहा, बट हम दोनों नर्वस थे क्योंकि हम जैपनीज हैं। बट जब हमने उस लेडी से बात की तो हमें पता चला कि उस लेडी को जैपनीज आती है, जिसे सुनकर हमें बहुत अच्छा फील हुआ। और ये बात इंटरप्रेटर ट्रांसलेट करके एलिस और चीफ यून को बताता है। तो चीफ यून बोलते हैं कि उस लेडी ने 4th फ्लोर का बटन इसलिए प्रेस किया था क्योंकि उसी फ्लोर में उसका रूम था। फिर चीफ यून बोलते हैं कि इनसे ये पूछो कि इन्होंने कुछ अजीब सा नोटिस किया था या नहीं। तो इंटरप्रेटर दोबारा से इन दोनों से यही सवाल पूछता है, बट ये दोनों कपल्स वही 4th फ्लोर वाली बात बोलने लगते हैं, जिससे इंटरप्रेटर समझ जाता है कि ये दोनों कुछ नहीं जानते और बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जिसके बाद इंटरप्रेटर उन दोनों को लेकर वापस चला जाता है। आगे हमें एक इन्वेस्टिगेशन रूम के अंदर इंस्पेक्टर किम को आता देखती हैं। यहाँ इंस्पेक्टर किम की मुलाकात प्रोड्यूसर चैन से होती है। चैन ही वो शख्स है जो इस पूरे इन्वेस्टिगेशन की रिकॉर्डिंग में पैसे लगा रहा है, बट किम उसे इग्नोर करते हुए इंस्पेक्टर मैक्स से पूछता है कि हमें इस मर्डरर का लाई डिटेक्टिंग टेस्ट करने की क्या जरूरत है, इसी ने उस लेडी का मर्डर किया है। तो इंस्पेक्टर मैक्स कहते हैं कि इसका हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। एक्चुअली अभी तक इन लोगों के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लगा था,
जिस कारण इन्हें लाई डिटेक्टिंग टेस्ट करना पड़ रहा था। यहाँ एक बहुत बड़ा मिरर लगा होता है जिसके आर पार ये सारे इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर देख सकते हैं। इधर इंस्पेक्टर शॉन हैरी को लाई डिटेक्टिंग मशीन से कनेक्ट करके उसी रूम में आते हैं जहाँ पर सारे इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर होते हैं और अब ये लोग हैरी से सवाल पूछना शुरू करते हैं। सबसे पहले वो लोग उससे उसका नाम पूछते हैं तो हैरी अपना नाम हैरी बताता है। लाई डिटेक्टर पर देखने से हमें पता चलता है कि वो सच बोल रहा है। फिर उससे वो लोग उसकी एज पूछते हैं तो वो अपनी एज भी सही बताता है, जिसे देख इंस्पेक्टर किम अपने आपे से बाहर हो जाता है और हैरी से पूछता है कि क्या तुमने उस लेडी का मर्डर किया है या नहीं। तो हैरी बोलता है नहीं, मैंने कोई मर्डर नहीं किया। और लाई डिटेक्टर को देखने पर हमें पता चलता है कि हैरी सच बोल रहा है। इंस्पेक्टर किम इंस्पेक्टर शॉन से पूछते हैं कि क्या आपको कंफर्म है ये मशीन सही काम कर रही है। तो इंस्पेक्टर शॉन बोलते हैं हाँ। ये सब सुनकर हैरी एकदम से खड़ा हो जाता है और इंस्पेक्टर किम के बारे में बोलने लगता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ और मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम असली कातिल को पकड़ लोगे। बट हम देख पाते हैं कि ये सारी बातें हैरी झूठ बोल रहा है, क्योंकि लाई डिटेक्टर पर ये सब शो हो रहा होता है कि हैरी झूठ बोल रहा है। इसे देख इंस्पेक्टर किम को बहुत गुस्सा आ जाता है। आगे हैरी कहता है कि मैं एक औरत हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। पर ये सारी बातें लाई डिटेक्टर पर झूठी साबित होती हैं, जिसे देख इंस्पेक्टर किम गुस्से से दूसरे रूम में चला जाता है। आगे हमें कैमरामैन जॉन को दिखाया जाता है जो इंस्पेक्टर पीटर से पूछता है कि क्या वाकई इंस्पेक्टर किम इतने होनहार इंस्पेक्टर हैं। तो पीटर एक बहुत पुरानी घटना बताता है। वो बताता है कि एक बार इंस्पेक्टर किम ने एक बहुत बड़े माफिया बुली को पकड़ा था। वो बोलता है कि बुली एक बहुत ही खतरनाक ड्रग डीलर था और उसकी पहुंच इंटरनेशनल माफियाज के साथ थी। उस दिन नया साल था। मैं और इंस्पेक्टर किम एक साथ बुली को पकड़ने गए थे। उस टाइम हम दोनों अकेले थे और बुली के साथ बहुत सारे लोग थे, पर इंस्पेक्टर किम ने अकेले ही उन सबको मारकर बुली को पकड़ लिया। जिसके बाद ये फ्लैशबैक इधर ही खत्म हो जाता है और तभी इंस्पेक्टर किम वहाँ आकर इंस्पेक्टर पीटर से कुछ पैसे मांगते हैं, पर इंस्पेक्टर पीटर के पास खुले नहीं होते। तो कैमरामैन जॉन उन्हें पैसे दे देता है और किम वहां से चला जाता है। आगे किम एक वेंडिंग मशीन से कोल्ड ड्रिंक निकालता है, बट कोल्ड ड्रिंक अंदर ही अटक जाती है। तो किम उस वेंडिंग मशीन पर लात मारता है, जिस कारण 2 कोल्ड ड्रिंक बाहर आती है। किम दोनों कोल्ड ड्रिंक को उठा लेता है और वो एक टेबल के पास जाकर बैठ जाता है। किम इस केस को लेकर बहुत टेंशन में होता है और इसे सॉल्व करने के बारे में सोच रहा होता है। पर तभी वहां पर एक लेडी आती है। वो लेडी किम को अप्रोच करते हुए उससे बोलती है कि मैंने आपको टीवी पर देखा है, आप बहुत अच्छे ऑफिसर हैं और एक अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे लगा कि आपसे बात करना बहुत मुश्किल होगा। तो किम उससे अपनी दूसरी कोल्ड ड्रिंक देता है, जिससे वो लेडी खुश हो जाती है। वो लेडी बोलती है कि आप बहुत थक गए होंगे। तो किम बोलता है कि एक मर्डर बहुत लोगों को थका देता है। वो लेडी कहती है कि हर केस किसी के एंड से शुरू होता है, आपको वो सोचना चाहिए। इधर आप इस लेडी को जरूर याद रखें, ये इस मूवी का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अब इस केस को हुए पूरे 6 घंटे बीत चुके होते हैं और इधर एक आदमी एक सूट केस में वो सारी चीजें लाता है जो क्राइम सीन से बरामद हुए थे। ये सारी चीजें एलिस, चीफ यून और किम चेक करते हैं, जिसके बाद किम उन लोगों से पूछताछ करता है जिसके साथ वो लेडी यानी विक्टिम काम करती थी। विक्टिम के एक कलीग की बातों से हमें पता लगता है कि विक्टिम का उसके बॉस के साथ अफेयर था, जिस कारण उसे बहुत ही जल्द ऑफिस में एक बहुत बड़ी पोजीशन मिल गई थी। वहीं किम अब उस लेडी का सामान चेक कर रहा होता है तो उन सामानों में उसे एक ब्लैंक पेपर दिखता है, जिसे वो अपनी जेब में रख लेता है। इसके बाद चीफ यून को एक कॉल आता है। उस कॉल से हमें पता चलता है कि जिस दिन मर्डर हुआ था उसकी सीसीटीवी फुटेज आ गई है। अब ये लोग सीसीटीवी फुटेज देखने जाते हैं। इधर इन्हें पता लगता है कि किसी ने 32 मिनट के लिए सीसीटीवी बंद कर दिया था, जिस कारण इन 32 मिनट के बीच क्या हुआ था ये पता नहीं चल पाता। तभी इंस्पेक्टर किम उस फुटेज में कुछ नोटिस करता है। वो उस फुटेज में एक अंधी लेडी की स्टिक की परछाई नोटिस करता है, जिसके बाद उस अंधी लेडी को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है। किम उससे कहता है कि आप वो आखिरी इंसान थी जिसने विक्टिम से बात की थी, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि उस टाइम क्या
क्या हुआ था। वो ब्लाइंड लेडी बताती है कि मैंने गलती से विक्टिम का दरवाज़ा नॉक कर दिया था और गेट खुलने के बाद मैंने बोला कि मैं एक मसाजर हूँ। तो विक्टिम ने मुझसे पूछा क्या, तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने गलती से गलत दरवाज़ा नॉक कर दिया है। तो मैंने उससे माफ़ी मांगी पर सामने से कोई जवाब नहीं आया। किम पूछता है कि आपके विक्टिम से इतनी ही बात हुई थी, तो वो लेडी बोलती है हाँ। जिसके बाद वो लेडी जाने लगती है, बट अंधी होने के कारण वो चेयर से टकरा जाती है। तो किम उसे बाहर ले जाने में मदद करता है। जब किम उसे ले जा रहा होता है तो वो लेडी कहती है कि विक्टिम उस टाइम पर रो रही थी और ये चीज़ मैंने महसूस की थी। इसके बाद किम सीसीटीवी फुटेज में कुछ सबूत ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी वहां पर चीफ यून आ जाते हैं जो किम को बोलते हैं कि हमने जितना सोचा था ये केस उससे भी ज्यादा उलझता जा रहा है। किम पूछता है कि आपको क्या लगता है उसे किसने मारा होगा और क्यों मारा होगा, विक्टिम मरने से पहले क्यों रो रही होगी। चीफ यून बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो किम कहता है मैं सोच रहा हूँ कैसा फील होता होगा जब हम मरते हैं। चीफ यून बोलते हैं कि हमारा काम इतना ईजी नहीं है जितना दिखता है। हर वो चीज़ जो जिंदा है उसे मरना ही होता है और ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है। पर डिपेंड ये करता है कि हम कैसे मरते हैं। ज़रूरी नहीं कि इंसान हमेशा फिजिकली मरे, कभी कभार मानसिक रूप से भी इंसान अंदर ही अंदर मरने लगता है। पर तभी किम को एलिस का कॉल आता है जो उसे नीचे बुलाती है। जब किम नीचे जाता है तो उसे एलिस एक डॉक्यूमेंट देती है जिसे देख किम को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सीधा हैरी के पास जहाँ पर उसे कैद करके रखा गया था वहाँ जाता है और उस कमरे के कैमरे पर अपना कोट टांग देता है ताकि हैरी और उसके बीच की बात रिकॉर्ड ना हो। इधर हैरी खाना खा रहा होता है पर तभी किम उसे पीटना शुरू कर देता है। वो बोलता है कि तुम विक्टिम यानी ज्वाना के भाई हो और ये बात तुमने हमसे छिपाई। इधर हमें ज्वाना यानी उस लेडी का जिसका कत्ल हुआ था उसका असली नाम पता चलता है। किम उससे पूछता है कि तुमने हमें ये बात क्यों नहीं बताई। तो हैरी बोलता है क्योंकि तुमने मुझसे पूछा नहीं था। किम उससे बोलता है कि मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ क्या तुमने अपनी बहन यानी ज्वाना को मारा है। तो हैरी कहता है नहीं, जिसके बाद किम उसे छोड़ देता है। किम बताता है कि तुम्हारी बहन रोने से पहले रो रही थी। इतना बोलकर किम वहां से चला जाता है। पर तभी हैरी रोते हुए कहता है कि वो एक बहुत ही बुरी बहन थी, मैं उसे अपने इन्हीं हाथों से मारना चाहता था पर मैं उसे मार नहीं पाया और इसका गम मुझे जिंदगी भर रहेगा। अब ज्वाना का कत्ल हुए पूरे 12 घंटे बीत गए थे। इसके बाद किम ज्वाना के ऑफिस जाता है इन्वेस्टिगेशन करने। इधर एक लेडी स्टाफ बोलती है कि टीवी में तो दिखा रहे थे कि आपने मर्डरर को पकड़ लिया है, तो फिर यहाँ क्या करने आए हैं। किम कहता है कि अभी थोड़ी इन्वेस्टिगेशन बाकी है। किम उस लेडी से ज्वाना के बारे में पूछता है। वो लेडी बताती है कि ज्वाना को लेकर बहुत सारे रूमर्स थे। लोगों का कहना था कि उसने हमारी कंपनी के बॉस को अपने प्यार के झूठे जाल में फंसा लिया था, जिस कारण उसका जल्दी प्रमोशन हो गया था और इससे लोग बहुत जलने लगे थे। आगे वो लेडी स्टाफ बताती है कि ज्वाना हमारे बॉस के लिए एक पालतू जानवर जैसी थी। एक दिन जब ज्वाना हमारे बॉस के साथ बोट में थी तभी वो बोट डूब गई। उस टाइम ज्वाना तो वहां से बचकर जिंदा वापस आ गई, बट हमारे बॉस वहीं डूबकर मर गए। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि ज्वाना ने ही हमारे बॉस को मारा है, पर ये एक अफवाह है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। वो लेडी ये भी बताती है कि ज्वाना 4 दिन बाद यूएस से परमानेंटली शिफ्ट होने वाली थी, बट उसका मर्डर हो गया। यहाँ चीफ उनके बॉस की फैमिली के बारे में पूछते हैं तो वो लेडी स्टाफ उन्हें अपने बॉस की फैमिली फोटो दिखाते हुए बोलती है आपको क्या लगता है उन लोगों के साथ क्या हुआ होगा। जिसके बाद ये सीन जाता है सीधा एक डांस एकेडमी की तरफ। यहाँ हम एना को देख पाते हैं जो ज्वाना के बॉस की बेटी होती है। इधर इंस्पेक्टर शॉन एना को अपने साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाने आए होते हैं। तो वहाँ बैठा एना का बॉयफ्रेंड स्टीव पूछता है कि क्या आपके पास कोई वारंट है। तो शॉन कहता है अगर मेरे पास कोई वारंट होता तो मैं अभी आपसे इतनी रिक्वेस्ट नहीं कर रहा होता। एक्चुअली जिस दिन मर्डर हुआ था उस दिन उस होटल में ये दोनों भी मौजूद थे। अब हम स्टीव और एना के सामने एलिस और चीफ यून और इंस्पेक्टर पीटर को देख पाती हैं। चीफ यून पूछता है कि जब मर्डर हुआ था यानी 10 बजे के दौरान आप दोनों होटल में क्या कर रहे थे। तो एना कहती है कि हम दोनों 9 से 10 बजे के बीच इंटीमेट हो रहे थे। तो वहीं बैठी एलिस कहती है कि तुम दोनों 6 बजे होटल पहुंचे थे, जिसका मतलब 6 से 9 बजे के बीच आप लोग सिर्फ होटल देख रहे थे।
तो स्टीव कहता है नहीं, मैं उस बीच शावर ले रहा था। तो एलिस कहती है बड़ी अजीब बात है, आप बिना साबुन और शैम्पू यूज के शावर लेती हैं। जिसके बाद एलिस एना के पास जाकर बोलती है कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है ये सुनकर कि तुम्हारे फादर की गर्लफ्रेंड मारी गई। तो एना कहती है कि मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है, पर मुझे दुख भी हो रहा है ये सोचकर कि अब जोआना मेरे डैड से नर्क में भी मिल पाएगी। जिसके बाद ये सीन इधर ही कट हो जाता है। अब हम फिर से वही बैठक देख पाते हैं जिसका सेटअप लॉबी में था। इधर एक रिपोर्टर बताता है कि मर्डर ठीक 10 बजे के करीब हुआ था। वहीं बैठे दो लोग सवाल जवाब करना शुरू कर देते हैं। एक बोलता है कि मर्डर के ठीक 2 घंटे बाद मतलब 11:50 के आसपास मर्डरर यानी हैरी को हिरासत में ले लिया गया था। तो दूसरा बोलता है कि सबूत से अभी तक ऐसा कुछ कंफर्म नहीं हुआ कि हैरी ही असली मर्डरर है। तो अब इस बात को लेकर रिपोर्टर वहां बैठे कुछ लोगों का तर्क पूछता है। यहाँ सभी लोगों का यही कहना होता है कि हैरी मर्डरर नहीं है, क्योंकि हैरी अगर मर्डरर होता तो वो सारे कैमरास में नहीं दिख रहा होता और अभी तक कोई भी सबूत उसके खिलाफ पुलिस वालों को नहीं मिला है, जिसका मतलब हैरी निर्दोष है। हम देख पाते हैं कि ये सारी रिपोर्टिंग किम टीवी पर देख रहा होता है। अब सारे इन्वेस्टिगेटर टीम का इंटरव्यू लिया जाता है, पर किम कुछ नहीं बोलता और वहां से चुपचाप उठकर चला जाता है। पर फिर भी न्यूज़ रिपोर्टर वाले ये कैप्चर कर लेते हैं। इसके बाद हम किम, एलिस, चीफ यून और डॉक्टर हान की बातें सुन पाते हैं। डॉक्टर हान बताते हैं कि जोआना को सबसे पहले किसी प्रकार का जहरीला ड्रग्स दिया गया था, जिसके बाद उसके पेट में चाकू घुसाकर उसे मारा गया था। तो ये सुन किम सीधा मॉर्चरी जाता है बॉडी को देखने, पर वहाँ मॉर्चरी में उसे पहले ही इंस्पेक्टर शॉन बॉडी के पास बैठा हुआ दिखता है। यहाँ किम कहता है कि मुझे जल्द से जल्द इस केस के मर्डरर को पकड़ना है। वो इंस्पेक्टर शॉन को बताता है कि जोआना को पहले ड्रग्स दिया गया था, फिर उसको मारा गया था। तो शॉन उसकी बात सुनने के बाद किम से पूछता है कि तुम्हारे पॉकेट में क्या है। किम कहता है कि इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर किम भी शॉन से यही सवाल पूछता है, तो शॉन बताता है कि वो तुम्हें मैं बाद में बताऊंगा। एक्चुअली इन दोनों ने कुछ सबूत अपने पास रख लिए थे जो हमें लास्ट में रिवील होंगे। अब ये दोनों कार में बैठकर वापस जा रहे होते हैं कि तभी इन्हें डॉक्टर हान का कॉल आता है। किम उन्हें बताता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चला है कि जोआना को जो ड्रग्स दिया गया था उसका नाम लिथाइल बार्बिटोरेट है। जिसे सुन डॉक्टर हान बताते हैं कि लिथाइल बार्बिटोरेट एक बहुत ही जहरीला टॉक्सिन है जो इंसान को मार सकता है। इसका मतलब जोआना को जिसने भी मारा था वो नहीं चाहता था कि वो किसी भी तरह से बचे। तो किम उनसे रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है कि क्या आप एक बार फिर से क्राइम सीन में मिली जितनी भी खाने की चीजें बरामद हुई थी उसकी जांच कर सकती हैं। जिसके बाद हमें एक डस्टबिन के अंदर कुछ व्हाइट कलर के पार्टिकल्स दिखाए जाते हैं। ये डस्टबिन भी उसी क्राइम स्पॉट में मिला था। अब इस मर्डर को हुए पूरे 36 घंटे बीत चुके हैं, पर फिर भी इन्हें असली कातिल का पता नहीं चला है, बल्कि ये केस और भी ज्यादा उलझता जा रहा है। वहीं एलिस और पीटर को सीसीटीवी फुटेज जो चेक कर रहे होते हैं उनका कॉल आता है। फिर वो दोनों सीसीटीवी फुटेज चेक करने जाते हैं। फुटेज में ये लोग एक आदमी को देखते हैं जो हर कैमरे से छिप रहा होता है। ये एक बहुत ही अजीब बात होती है, क्योंकि उस बंदे का चेहरा किसी भी कैमरे में कैप्चर नहीं हुआ होता, मानो जैसे कि वो जानबूझकर अपना चेहरा कैमरे से छिपाने की कोशिश कर रहा हो। इंस्पेक्टर पीटर वहां बैठे एक आदमी को फेस जूम करके दिखाने को कहता है ताकि वो लोग उस अनजान बंदे की पहचान कर सकें। तो जो सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा होता है वो बोलता है आपका मतलब जैसे मूवी में दिखाते हैं कि हम जब भी किसी इंसान की वीडियो में क्लिक करते हैं तो हमें उसका चेहरा साफ साफ दिख जाता है, वैसे ही ना। तो पीटर कहता है हाँ वैसा ही। सीसीटीवी फुटेज चेक करने वाला बताता है कि ये सब सिर्फ मूवीज में ही होता है, रियल लाइफ में नहीं। एलिस कहती है कि हमें दूसरे फ्लोर्स की वीडियो भी चेक करनी चाहिए जहाँ जहाँ ये बंदा गुजरा है, शायद हम उससे इसकी पहचान कर पाएं। तो सीसीटीवी फुटेज वाला यही करता है, बट हम देख पाते हैं कि अभी भी इससे कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उस अनजान आदमी को मानो पहले से ही पता था कि कैमरा कहाँ लगे हुए हैं। अब सीन सीधा कट होकर हैरी की तरफ आता है। हैरी की दोस्ती उसी पर नजर रखने वाले सिक्योरिटी गार्ड से हो गई थी। इधर हैरी अपनी बॉडी चेयर पर बैठकर स्ट्रेच कर रहा होता है और ठीक यही चीज वो सिक्योरिटी गार्ड भी कर रहा होता है। हैरी अपनी बॉडी स्ट्रेच करते हुए कुछ याद करता है और ये मूवी सीधा फ्लैशबैक पे चली जाती है, जहाँ हम देख पाते हैं कि हैरी अपनी बहन जोआना से बहुत लड़ रहा होता है, क्योंकि उसका चक्कर उसी के बॉस के साथ चल रहा होता है। वो जोआना से कहता है कि तुम एक बहुत ही गलत
गलत काम कर रही हो, वो तुम्हारा बॉस है, ऊपर से एक बच्चे का बाप भी, तुम अपना मानसिक संतुलन खो चुकी हो। और ये फ्लैशबैक इधर ही खत्म हो जाता है। यहाँ हैरी कहता है कि मैं हमेशा जॉना के साथ रहना चाहता था, अगर उस दिन हम दोनों एक साथ जलकर मर जाते तो कितना अच्छा होता। यहाँ हम समझ पाते हैं कि उस दिन वो गैसोलीन लेकर इसलिए गया था ताकि वो जॉना के साथ जलकर मर जाए, बट जॉना पहले से ही मर गई थी, जिसे देख वो डर गया था और वहाँ से भाग गया था। इसके बाद किम को दिखाया जाता है जो सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा होता है। वो नोटिस करता है कि होटल की स्टाफ उस अनजान आदमी जो कि सीसीटीवी कैमरास में अपना फेस छिपा रहा था, उसे होटल स्टाफ झुककर विश करते हैं। इसका मतलब होटल के स्टाफ मेंबर्स उस आदमी को जानते हैं और ये बात किम को अजीब लगती है। अब सीन आता है लॉबी की तरफ और यहाँ एना, होटल मैनेजर, वेटर और एना का बॉयफ्रेंड स्टीव होते हैं। एक्चुअली ये चारों जॉना के मर्डर के सस्पेक्ट होते हैं। तभी एक इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर वेटर को अपने साथ चलने को कहता है, जिसके बाद एलिस उस वेटर से कहती है कि तुमने जिस होटल में जॉना को पानी दिया था उसमें हमें कुछ वाइट पार्टिकल्स मिले, क्या तुमने उसे मारने के लिए पॉइजन दिया था? तो वो वेटर बहुत घबरा जाता है। वो बोलता है कि मैं बस जॉना को पानी देने गया था और कुछ नहीं, आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं करते? और ये सीन इधर ही कट हो जाता है। इसके बाद हम प्रोड्यूसर चैन और मैक्स के बीच की बात सुन पाते हैं। प्रोड्यूसर कहता है कि अभी तक आप लोग असली कातिल को नहीं पकड़ पाए और ऑडियंस इस केस से अब बोर होती जा रही है, जिससे हमारे चैनल की टीआरपी घटती जा रही है। वैसे भी ये ऑडियंस के लिए एक एंटरटेनमेंट शो बन चुका है, हमें इसमें कुछ मसाले की ज़रूरत है। एक्चुअली प्रोड्यूसर इस केस को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए भूत प्रेत का कॉन्सेप्ट डालने को कहता है। वो एक बहुत ही फेमस एक्सोर्सिस्ट को बुलाने को कहता है जो जॉना की आत्मा को बुलाकर उससे असली कातिल के बारे में पूछेगी और ये सब हम लाइव टेलीकास्ट करेंगे। जिसके बाद इस केस से जुड़े सारे ऑफिसर्स को बुलाया जाता है। मैक्स ये सारी बात सबको बताता है तो एलिस कहती है कि हमें सिर्फ एक कन्फेशन चाहिए और कुछ नहीं। तो कैमरामैन उसकी बात काटते हुए बोलता है कि हमें तो बस ऑडियंस का इस केस को लेकर इंटरेस्ट बढ़ाना है। इंस्पेक्टर मैक्स कैमरामैन की बात को सबको कन्विंस करने की कोशिश करता है, पर तभी किम उठकर बोलता है कि कब से ये केस एक शो बन गया, इधर किसी का मर्डर हुआ है बट आप लोगों को अपनी टीआरपी और शो की पड़ी है। बट मैक्स किम को बहुत समझाता है तो थक हार कर किम एग्जॉर्सिस्ट को बुलाने के लिए मान जाता है, बट वो अंदर ही अंदर इस चीज को लेकर बहुत गुस्से में होता है। अब मर्डर को हुए पूरे 44 घंटे बीत चुके थे। इधर एक एग्जॉर्सिस्ट अपनी बेटी के साथ लॉबी में आती है। वो किम को देखकर बोलती है कि हाल फिलहाल तुम्हें एक भूत ने अप्रोच किया है, पर किम इसे इग्नोर कर देता है। जिसके बाद वो लेडी किम का हाथ मांगती है ताकि वो उसका हाथ रीड कर सके। वो एग्जॉर्सिस्ट अपना चश्मा नहीं लाई होती, जिस कारण वो अपनी बेटी को किम का हाथ पकड़ने को कहती है। जब वो लड़की किम का हाथ पकड़ती है तब वो बोलती है कि मुझे बाथरूम जाना है, तो किम उससे जाने को कहता है, पर वो लड़की उसका हाथ नहीं छोड़ती और इस वजह से किम को उसे बाथरूम तक छोड़ने जाना पड़ता है। फिर कुछ देर बाद अब ये दोनों माँ बेटी जॉना के भूत को बुलाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं और ये सब टीवी पर लाइव टेलीकास्ट हो रहा होता है। न्यूज़ रिपोर्टिंग से हमें पता चलता है कि ये दोनों माँ बेटी एक बहुत ही फेमस एक्सॉर्सिस्ट हैं और इन्होंने कई सारी चीज़ें प्रिडिक्ट की हैं। इसमें मदर का नाम मैरी है और बेटी का नाम वाइट। जब ये दोनों एग्जॉर्सिज्म कर रहे होते हैं तो कैमरामैन इनके बीच में खड़ा होकर इन्हें कैप्चर कर रहा होता है। एग्जॉर्सिस्ट मैरी जॉना की आत्मा को बुलाती है और तभी कैमरामैन को कुछ होने लगता है और पता चलता है कि जॉना की आत्मा अब कैमरामैन की बॉडी में आ गई है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जॉना बोलती है कि मेरी बॉडी जल रही है, मैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रही हूँ। तो मैरी उससे पूछती है कि तुम्हें किसने मारा? जॉना की आत्मा बोलती है कि मुझे एना और उसके बॉयफ्रेंड ने चाकू से स्टैब किया था। मैं उस समय दर्द से चिल्ला रही थी पर उन दोनों तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही थी। तो अब इसके बाद इंस्पेक्टर किम असली राज खोलता है। किम बताता है कि जब एना और उसका बॉयफ्रेंड स्टीव जॉना को मारने गए थे तब जॉना बेड पर लेटी हुई थी और तुम दोनों ने जॉना के पेट में 9 बार चाकू घुसाकर वार किया क्योंकि तुम्हारे फादर का अफेयर उससे चल रहा था और इस कारण तुम्हारी फैमिली के बीच दरार आ गई थी। लेकिन असल में तुमने उसे नहीं मारा क्योंकि जब तुम दोनों उसके
रूम में गए थे तो जोआना पहले से ही मर चुकी थी। तो ये सुन एना और उसका बॉयफ्रेंड स्टीव चौंक जाती हैं। इधर सारे पूछते हैं तो फिर जोआना को किसने मारा। किम बताता है कि होटल के मैनेजर ने जोआना को मारा था, जिसे सुन होटल का मैनेजर घबरा जाता है और बोलता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो। किम बोलता है कि जब मैंने सीसीटीवी कैमरे में उस अनजान आदमी को देखा था जो अपना फेस छिपा रहा था, तभी मुझे शक हो गया था, क्योंकि किसी भी कैमरे में उसका फेस कैप्चर नहीं हुआ था। इसका मतलब वो अनजान आदमी होटल के हर एक कोने से वाकिफ होगा। जब मैंने होटल के स्टाफ को उस अनजान आदमी को झुककर विश करता देखा तो सामने वाले मिरर में तुम्हारा रिफ्लेक्शन आ गया था, जिससे मुझे कंफर्म हुआ कि वो अनजान आदमी और कोई नहीं बल्कि तुम ही थे। किम उससे बोलता है कि अब तुम अपनी सच्चाई बता रहे हो या फिर मैं सबको तुम्हारी असलियत बताऊं। तो अब वो मैनेजर घबराते हुए सारी सच्चाई उगलने लगता है। वो बताता है कि मैं जोआना को पसंद करता था, मैं उसके बगल में एक बार सोना चाहता था, तो मैंने इसके लिए उसके पानी में नींद की दवाई मिला दी थी। मैं उसे मारना नहीं चाहता था। जब जोआना ने वो पानी पिया तो वो बेहोश होकर नीचे गिर गई। फिर उसके बाद मैं अपना भेष बदलकर उसके कमरे में गया और उस टाइम मैंने सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिया था ताकि किसी को ये पता ना चले कि मैं उसके कमरे में गया था। मैंने उसे उठाकर बेड पर सुला दिया और उसके बगल में सो गया, जिसके थोड़ी देर बाद मैं वहां से चला गया था। वो रोते हुए कहता है, मेरा यकीन करो, मैंने बस जोआना को नींद की दवा दी थी, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। और अब ये केस पूरे 48 घंटे में सॉल्व हो जाता है, जिसके बाद ये टीवी पर टेलीकास्ट किया जाता है। और अब सब लोग अपना सामान पैक कर कर जा रहे होते हैं। तभी एलिस किम को एक टेप रिकॉर्डिंग देती है। वो बोलती है कि इसे प्रोड्यूसर चैन ने दिया है, इसमें इस केस की सारी रिकॉर्डिंग है। इसके बाद किम इंस्पेक्टर शॉन से बोलता है कि अब तो बता दो कि तुम्हारी जेब में क्या है। तो इंस्पेक्टर शॉन उसे एक पासपोर्ट देती हैं। वो बोलते हैं कि ये पासपोर्ट जोआना का था। मैंने जब इसे चेक किया तो मुझे पता चला कि उसका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था। मानो जोआना को पता लग गया था कि वो मरने वाली है, क्योंकि वो 4 दिन बाद यूएस से जाने वाली थी, बट उसका पासपोर्ट तो एक्सपायर था, जिसका मतलब शायद उसको पूर्वाभास लग गया होगा कि वो मरने वाली है। ऐसा कहकर शॉन उससे बोलता है कि अब तुम बताओ तुम्हारे पॉकेट में क्या है। तो किम एक ब्लैंक पेपर निकाल कर दिखाता है और बोलता है कि ये बस एक यूजलेस चीज़ है जो उसे जोआना के सामानों में मिली थी। इसके बाद सारे लोग जाने लगते हैं और शॉन भी वहां से चला जाता है। और तभी किम की नज़र एग्जॉर्सिस्ट मैरी और उसकी बेटी वाइट पर जाती है। किम वाइट को बाय करता है, पर वाइट रूम 104 की तरफ इशारा करके चली जाती है। सबके जाने के बाद किम प्रोड्यूसर द्वारा दी गई वो रिकॉर्डिंग टेप टीवी पे लगाकर देखता है। वो उसमें लॉबी वाली रिकॉर्डिंग देखता है जब वो एक लेडी के साथ बातें कर रहा था और किम ने उस लेडी को ड्रिंक भी ऑफर की थी। ये रिकॉर्डिंग देखकर किम बहुत शॉक हो जाता है, क्योंकि उस रिकॉर्डिंग में किम अकेले ही बात कर रहा था, उसके साथ कोई लेडी नहीं थी। तभी उसे एक फैक्स आता है। ये फैक्स उस बोतल के अंदर जो पानी था उसमें क्या मिला था उसकी रिपोर्ट थी। रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि उस पानी में फिनोबार्बिटॉल मिला हुआ था। तो इस बारे में वो डॉक्टर चैन से कॉल करके पूछता है। डॉक्टर चैन बताते हैं कि ये सिर्फ स्लीपिंग पिल्स की तरह काम करती है और ये कोई पॉइजन नहीं है, इसे कोई आदमी कितना भी ले सकता है। जिसके बाद किम को मैनेजर की कही हुई बात याद आती है, जब मैनेजर बोल रहा था कि उसने तो बस पानी में स्लीपिंग पिल्स मिलाई थी। अब किम जल्दी से जोआना का पासपोर्ट चेक करता है, जिसे देख उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस पासपोर्ट में जोआना की फोटो होती है और ये वही लड़की थी जिससे किम लॉबी में बात कर रहा था। वो तभी उस ब्लैंक पेपर को निकालता है और तभी रूम 104 का दरवाज़ा खुल जाता है, जिसमें जोआना की आत्मा किम को फ्लैशबैक के जरिए दिखाती है कि असल में जो ब्लैंक पेपर उसके पास है उसमें लिथैल बार्बिटूरेट था और वो जोआना अपने साथ लाई थी, जिसे उसने पानी के साथ लिया। उस टाइम वो रो रही थी क्योंकि उसे पता था कि अब वो मर जाएगी और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। असल में उस होटल में जोआना ने खुद लिथाल बार्बिट्रेट खाकर आत्महत्या की थी और जिस पानी को उसने पिया था उसमें बस मैनेजर ने फिनोबार्बिटॉल मिलाया था, जो बस एक स्लीपिंग पिल्स थी। और फिर मैनेजर के जाने के बाद वहां पर एना और उसके बॉयफ्रेंड ने आकर पेट में वार करके जोआना को मार दिया, बट यहाँ जोआना तो पहले से ही मर चुकी थी। फिर उन दोनों के जाने के बाद हैरी गैसोलीन लेकर आ गया था, जो कि सीसीटीवी में कैप्चर हो गया था और ये केस इतना लंबा फालतू में खिंच गया। मतलब इस केस में असल कातिल कोई नहीं था और जोआना ने डिप्रेशन में आकर खुद को ही मार दिया था। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये मूवी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।